बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज। तो इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले इसके कॉजेस ऑफ चेंजेस, और इन कॉजेस को हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस में डिस्कस किया। दूसरा, इसके इफ़ेक्ट्स, क्लाइमेट जब चेंज होता है तो असरात क्या होते हैं और मुतासिर कौन होता है, ये। तीसरा, इसकी रेमेडी, हम जो चेंजेस आ चुके हैं उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, या गुंजाइश भी है कि नहीं है। तो अभी हम इस पहले मरहले पर कॉजेस डिस्कस कर रहे हैं और नेचुरल हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियल अभी जारी है। आर्टिफिशियल चेंजेस में या कॉजेस ऑफ चेंजेस में आज जिनकी बारी है उनमें एक है लैंड यूज चेंज। थोड़ी देर के लिए आप ये तस्वुर करें, जब इंसान इस दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं था, एक अंदाजे के मुताबिक आज 8 अरब से ज़्यादा इंसान हैं। आज से 11,000 साल पहले कहा जाता है सिर्फ 15 लाख इंसान थे पूरी दुनिया में। तो वो 15 लाख इंसान इस ज़मीन को कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने के लिए कोई रास्ता बनता होगा, या पानी तो बारिश और दूसरे सोर्स से आ गया, वही ज़मीनें आबाद हुई। लेकिन वक्त बड़ा बदला, इंसान की आबादी बढ़ी, तो इंसान ने लैंड का इस्तेमाल ही चेंज कर दिया। पहले नेचुरल था सब कुछ, फिर इसने खेत बनाने शुरू किया। सबसे पहले दखल अंदाजी एग्रीकल्चर से शुरू हुई। खेत बनाकर मोनोकार्पी, एक खास फसल उगाने लगा। उसमें फिर जरखेज़ी ख़त्म हो गई तो खाद डालना शुरू किया, तो चेंज लाया। वक्त गुजरा। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त ज़मीन का इस्तेमाल बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत कम खेत भी रह गए हैं, यानी हमने बेशतर ज़मीन को पहले खेतों में तब्दील किया था, अब वो खेत कंक्रीट में तब्दील हो रहे हैं। कहीं पर बिल्डिंगें खड़ी हैं, कहीं फैक्ट्रियां खड़ी हैं, कहीं रोड बने हैं, कहीं एयरपोर्ट्स बने हैं, कहीं कोई और ड्राई पोर्ट बना है, कहीं कोई सी पोर्ट बना है। तो सब उस ज़मीन को हमने इस तरह से पैक किया है कि उस बिल्डिंग, उस रोड, उस इमारत के नीचे जो बायो एलिमेंट्स थे उनको रिसाइकल होने का मौका नहीं मिला। वो उधर ट्रैप हो गए और पता नहीं कब उनको वापस यूज़ होने में टाइम मिलेगा। तो हमने जब इस तरह से ज़मीन को चेंज किया, नेचुरल वेजिटेशन को ख़ास तौर पर हटा दिया, अर्बनाइजेशन कर दी, हर चीज़ को शहर में बदल दिया हमने, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक तो टेम्परेचर हाई होना। टेम्परेचर क्यों हाई हुआ? जो हीट पौधे एब्जॉर्ब कर रहे थे, या जो हीट पौधों के लीफ में मौजूद पानी को गर्म करके उसको ट्रांसपरेशन में मुंतकिल करने में इस्तेमाल होती थी, वो हीट डायरेक्ट कंक्रीट या सीमेंट के ऊपर लगती है, तो सीमेंट तो रिफ्लेक्ट करता है, लिहाजा टेम्परेचर हाई हो गया। इसी तरह जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे थे ना। अब पौधे ही नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? लिहाजा अब क्या हो रहा है? वैसे ही ज़मीन गर्म भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है, और हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये इनडायरेक्टली फिर दोबारा गर्मी का सबब बन गई। लिहाजा क्लाइमेटिक चेंज तो आ गया, और ख़ास तौर पर क्लाइमेट का एक फैक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लैंड के इस्तेमाल में फ़र्क आ गया, तब्दीली आ गई, जिसका नतीजा क्लाइमेटिक चेंज या चेंज इन वन सेक्शन ऑफ द क्लाइमेट बहुत नुमाया हो गया। ये जो कंक्रीट का जंगल मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप शहरों में जाएंगे तो आप, या जो गए हैं कराची जाओ तो हैरान हो जाएंगे आप। हर गली, हर जगह
सीमेंट है, और जो ही बारिश होती है पानी नीचे जज़ब ही नहीं होता, तो फ़ौरन सैलाबी सिचुएशन आता है। फिर लोग हुकूमत को गालियां देते हुए वो दिखाते हैं, देखें ये नाअहली है, वो नाअहली है, वो तनकीद अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है मट्टी पानी को जज़ब कर सकती थी, कंक्रीट नहीं करती, लिहाजा बारिश का पानी एकदम खड़ा हो जाता है हर गली में। तो ये भी एक इशू है। दूसरी चीज़ जो है वेस्ट मैनेजमेंट। स्कर्दू जैसे छोटे से शहर में भी एक इदारा वजूद में आ गया है, वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखा है सुजुकियाँ हैं, बड़े काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, वो गली गली घूम के कचरा जमा करती हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें स्कर्दू बमुश्किल 4 से 4.5 लाख लोगों का शहर है। इसमें इतना कचरा प्रोड्यूस होता है, तो जहाँ 3 करोड़ लोग रहते होंगे वहाँ कितना कचरा बनता होगा, और वो कहाँ जाके सेटल होता हो। वो सेटलमेंट या उसको तरीक़ाकार ये है, मसलन ये शहर है, यहाँ से दूर किसी वीरान जगह पे ले जाके अमूमन ये बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं जहाँ शहर का कचरा डलता है, और ये खड्डे भर के ज़मीन से ऊपर पहाड़ों की शक्ल इख्तियार करते हैं, बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं कचरे के। अब कचरा में क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लास्टिक, हर चीज़ है। और जब कचरा इतने बड़े पैमाने पर डंप कर दिया जाएगा तो इसमें नेचुरल प्रोसेसेस भी तो होंगे ना, सब्जी है, बचा हुआ खाना है, पानी है, गीलापन है, सब तो यहाँ गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होती है वो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और अदर्स चीज़ें और चीज़ें भी प्रोड्यूस होंगी। तो बदबू इतनी आएगी कि उस अहाते से गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये भी पोल्यूशन का एक सबब तो है, लेकिन सरफेरेस्ट क्या चीज़ खराब हो रही है, एयर। अगेन एनवायरनमेंट का एक बहुत ही अहम सेक्शन मुतासिर हो रहा है। एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन भी है, और अगर बारिश हो जाती है, ये फैल जाता है, तो कितने इलाके को ये मुतासिर कर सकता है आप जान सकते हैं। तो ये कचरे का प्रोड्यूस होना और इंसान दिन ब दिन इस कचरे में इजाफा कर रहा है। वो कैसे, मैं एक छोटी सी मिसाल बता दूँ आपको। पहले हमारे तो यहाँ अब भी होता है, दस्तरखान हम बिछा के खाना खाते हैं, बाद में दस्तरखान धोते हैं। अब बड़े शहरों में डिस्पोजेबल दस्तरखान है, धोने की जहमत से बच गए। तो दस्तरखान डिस्पोजेबल, बर्तन डिस्पोजेबल, बहुत अच्छा है, बर्तन धोने से जान तो छूट गई, लेकिन जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है वो इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बल्क में कचरा प्रोड्यूस हो रहा है पूरी दुनिया में। ये एक बड़ी मुस्तकबिल के लिए बड़ी थ्रेट है। कुछ ममालिक ने इसको मैनेज करने का इंतज़ाम किया है, लेकिन ज़्यादातर दुनिया इसी तरह है, सफ़र हो। इसके बाद एक और जो बड़ा मसला है, एरोसोल्स। मुख्तलिफ तरह की मशीनों से मुख्तलिफ तरह का धुआं भी निकलता है। सूट कहते हैं, एक सूट ये काला धुआं जो कालक कहते हैं उर्दू में। आप जानते हैं जब हम बुखारी जलाते हैं तो उसके पाइप के अंदर एक काला सा मटेरियल जम जाता है, ये सूट कहलाता है। ये शुरू में हवा में होता है, हवा के बाद नीचे सेटल होता है। जब हवा में हो या नीचे सेटल हो ज़मीन पर, इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा ना लाइट को। लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, गर्मी बढ़ती है। काली चीज़ जो भी होती है वो पानी रोशनी को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो गर्मी का सबब बनती है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के गैसेस भी हैं जो कंप्रेसर से प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एरोसोल्स में आते हैं जो प्रेशर से निकलते हैं। और उसमें फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स होते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है ना, CFCs। कंप्रेसर चाहे वो फ्रिज का हो, एयर कंडीशनर का हो या किसी और चीज़ का,
इनसे निकलने वाली ये CFCs ओजोन डिप्लीशन का सबब भी है। यानी एक तरफ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उधर से ओजोन की लेयर पतली भी हो रही है और सुराख भी हो गया है। तो ओजोन लेयर क्या कर रही थी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती थी। वो आएंगी तो फिर उससे सारे जानदार मुतासिर होंगे, खासतौर पर एनिमल्स स्किन कैंसर का शिकार हो गए, बाकी प्लांट और लीफ और एल्जी ये अलग मुतासिर हो। तो यूँ समझो कि हमारी आसाइशों की ख्वाहिश ने पूरी दुनिया को मुतासिर कर दिया है और हम ज़हनी तौर पर वापस उस माहौल में या उस लाइफ स्टाइल में जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं जहाँ से हम गुजर के इधर आए। अब कोई कहे कि आप गाड़ी ना चलाएं तो मैं कहूँगा मैं अकेला आदमी गाड़ी नहीं चलाऊँगा तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह सोचेंगे तो फिर मसला हल नहीं। सब यही सोचेंगे तो सारे गाड़ी में आ जाएंगे ना बाहर, तो सबकी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने इसके लिए इंतजाम किए हैं। मसलन चाइना में गालिबन 1960-70 तक सदर भी साइकिल पर चलता था, गाड़ी चलती ही नहीं थी। रोड बनाए थे बड़े बड़े, उन रोडों पर सिर्फ साइकिलें हैं। इसी तरह बाद में आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पर्सनल ट्रांसपोर्ट पर तरजीह दी जाती है। यानी गाड़ियों में जाने के बजाय ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, आप बसों में सफ़र कर रहे हैं, एक इंजन चलाएं 10 इंजन चलाने के बजाय। लेकिन हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के या थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हम थर्ड वर्ल्ड से भी ज़्यादा थर्ड क्लास लोग, हम क्या करते हैं, तंदूर से रोटी लाने के लिए भी बाइक है तो लेकर जाएंगे, यहाँ से ऊपर तक मैंने पैदल नहीं जाना है। ये मिजाज हमने बना लिया अजीब सा। तो ये सारी तबाही का सबब है। यानी माहौल अल्टर हो रहा है हमारी हरकतों की वजह से भी, नेचुरल वजूहात की बुनियाद पर। अब देखते हैं बदलते माहौल का असर क्या होगा, इफेक्ट क्या है या इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी। सबसे पहला जो हिस्सा मुतासिर होगा वो बायोडायवर्सिटी होगा और इसमें दो चीजें आएंगी, फौना एंड फ्लोरा। ये आप जानते हैं किसी खास इलाके के जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको मिलाकर फौना कहा जाता है और उस इलाके में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली फ्लोरा कहा जाता है। ये दोनों मुतासिर होंगे और ये किस तरह से मुतासिर होते हैं इसकी भी आइडेंटिफिकेशन की गई है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है, जो हमने भी महसूस किया है, चेंजेस इन ग्रोइंग सीजन। सबसे पहले मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान और बाकी पाकिस्तान में फ़र्क बता दूँ। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कुछ जगहों पर 2 फसलें आती हैं ज़मीन से, ज़्यादातर में एक ही फसल उगती है, जबकि डाउन कंट्री में साल में 3 फसलें या बाज़ औक़ात हो सकता है छोटी छोटी 4 फसलें भी उठाएं। तो डाउन में ज़मीन कभी खाली नहीं रहती, तो उनका मसला अलग है। हमारा मसला है, आपको मैं एक और हमारे अपने जीडी के हिसाब से मैं मिसाल बताऊँ। मसलन मेरे गांव का निज़ाम क्या था, अप्रैल में हल चलता था, हल चलते ही जानवरों को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया जाता था। हल चल के फसलें हरी हुई, जानवर थोड़ा ऊपर हैं, जैसे यहाँ गोन कहलाता है, उधर शिफ्ट किया। फिर यहाँ नीचे गांव में फसल हरी भरी हो गई है, जानवर ऊपर हैं। आप जब हल चलाने का सीज़न उधर ऊपर आ गया तो वहाँ से आप ब्रोक या आगे जो रुंगी कहते हैं उधर ले जाते थे, शिफ्ट कर दिया। 3 महीनों के दौरान वो जानवर उधर रखे जाते थे, फिर नीचे फसल कट के संभाली जाने के बाद फिर जानवर नीचे उतारे जाते थे। ये डेट्स मुकर्रर हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने महसूस किया होगा कि गुज़िश्ता 3 साल से मार्च का महीना इंतहाई ठंडा है। तो जब पूरा 1 महीना ठंडा होगा तो आपका जो हल चलाने का सीजन था वो 1 महीना आगे नहीं गया। जब ये आगे जाएगा तो आप जानवरों को वक्त से पहले ऊपर नहीं ले जा सकते, वहाँ तो बहुत ठंड है, घास भी अभी नहीं होगी। वो 1 महीना जानवर किधर जाए।
चलो आपने ज़बरदस्ती कर ली। हुआ ये है कि मैं अपने इलाके के 4 सीज़न आपको बता दूं तो मार्च अप्रैल मई बहार है, जून जुलाई अगस्त गर्मी है, सितंबर अक्टूबर नवंबर खज़ां है, दिसंबर जनवरी फरवरी विंटर है। 4 बिल्कुल डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं। अब मार्च ठंडा होने की वजह से विंटर में शामिल हो गया, तो विंटर 3 के बजाय 4 महीनों पर मुश्तमिल हो गया और बहार 3 के बजाय 2 महीनों पर मुश्तमिल हो गई। हुई कि नहीं हुई? जब इतना बड़ा चेंज आ गया तो जो पौधों का लाइफ साइकिल है वो मुतासिर नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सर्दी सिर्फ हमें लगती, पौधों का लाइफ साइकिल मुतासिर होगा। आपकी फसलों की लाइफ साइकिल, पूरा जो सदियों पर मुहित एक टाइम टेबल बना हुआ था जिसमें फसल की काश्त के साथ साथ जानवर आगे शिफ्ट होते थे, फसल पकने के साथ साथ जानवर नीचे आते थे, वो सारा उलट पुलट हो गया। तो आप न जानवर हैंडल कर पा रहे हैं न फसलों को हैंडल कर पा रहे हैं, तो खुराक की कमी वैसे भी है, तो एक और इशू आ गया। ये सीजनल चेंज इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा पूरा फ्लोरा और फाना पर और आपकी एग्रीकल्चर पर। ठीक हो गया, पहला असर ये। दूसरा है इंक्रीज्ड स्ट्रेस इन एक्सट्रीम स्ट्रेस आप समझते हैं, दबाव में आ गए, एक्सट्रीम वेदर के दबाव में आ गए जानवर पौधे सब। अब एक्सट्रीम वेदर इस साल हमने विटनेस किया। इस गर्दों में जून इंतहाई गर्म था, बल्कि हिस्ट्री का गर्म तरीन जून। जब अचानक इतनी गर्मी आ जाए, पौधों का लाइफ साइकिल अभी रास्ते में है, तो ये हाई टेम्परेचर उनको मुतासिर करेगा। फसलें, टमाटर खराब हो गए, कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, फलों का टेस्ट खराब हो गया, ये भी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। और बहुत सारी और चीज़ें खराब हुई होंगी जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया। यही हाल जानवरों के ऊपर भी हुआ। जानवर बाद में मुतासिर होते हैं, पहले पौधे मुतासिर होंगे तो जानवरों मुतासिर होना ही है। तो ये एक्सट्रीम हॉटनेस से मुतासिर, अब एक्सट्रीम कोल्ड से फिर मुतासिर। आप फसल उगा के रख रहे हैं और गर्मी आ ही नहीं रही। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुख्तसरन, सर्दी भी जब होती है तो इंतहाई सख्त सर्दी होने लगी है, गर्मी के सीज़न में इंतहाई सख्त गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से फसलों का लाइफ साइकिल मुतासिर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये डिस्टर्ब होगा तो ओवरऑल फिर तमाम लाइफ मुतासिर हो जाएगी। तो ये असरात हैं। असल में ये असरात हमें छोटे इसलिए लग रहे हैं कि ये इज्तिमाई मसाइल हैं। इनफरादी होते तो हमने वावेला करते हुए बाहर आना था, लेकिन ये इज्तिमाई है, इसलिए एक दूसरे की तरफ देख के सर हिला के चुप हो जाते हैं। कोई करेगा इक़दामात, इंतज़ार में है। ये हमारा मिजाज बना हुआ है कि हम ये कभी नहीं कहते कि मैं करूँगा, हम इंतज़ार में होते हैं कोई करेगा।